जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रखी होगी। पर कुछ कुछ विद्यार्थी इस रिट जो 2025 हुई थी उसका जो पेपर और आंसर की को लेकर चिंतित थे कि सर बेरो को नहीं 90% ऐसे ही हो, हाँ यहाँ से बैठेंगे कौन बैठे। ठीक है, तो पेपर तो आ गए हैं और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है दोस्तों वो आपको 4-5 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। पर आपको जो मैं आपको आंसर बताऊंगा साइकोलॉजी शिफ्ट सेकंड के जो आंसर के लेके आया हूँ, और जो सीरीज जो कोड है वो सी है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर ये तो सारा ही गुरवाओं थे, बी सी डी ले गया हो। तो देखो भी सी सीरीज लेके आया हूँ, जिनकी ए बी और डी है वो भी यहाँ से याद रह जाएंगे भी, देख लो। और पेपर का अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्रिंट निकाल लो, उन पर टिक कर लो, बस जो पर्सन का आंसर है वो। ठीक है, तो जो भी आपको ये आंसर की लेके आया हूँ बड़ी स्टिक आंसर की है। ऐसा मानो कि साइको के अंदर 1-2% का तो कोई भी नहीं कह सकता कि वो जो फाइनल आंसर किया है उसमें चयन देखने को मिलता है। पर 28 से 29 क्वेश्चन आपको करेक्ट वही देखने को मिलेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से डिलीट भी होंगे, देखना। और मैं आपको बताऊंगा जो पहला क्वेश्चन है ये भी डिलीट होने की संभावना है भी। विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि कौन सी बुक के अंदर दे रखा है, वहां जाके देखना। और किसी भी विद्यार्थी को अगर थर्ड ग्रेड की धमाकेदार और शानदार तैयारी करनी है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर साइंस की क्लासें और मैथ की तो के साथ साथ साइको और जो अन्य सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज में आपको ऐप पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उनको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, हर प्रकार की अपडेट आपको वहां मिलेगी। और जो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, उसकी तो क्या कहना, अभी आपसे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से डिलीट होने की संभावना है, वो मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र, इसमें संवेगों की चर्चा की गई है, इमोशन, कार्यों और विचारों की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना, ये संवेग के संबंधित बात करते हैं, कार्यों के संबंधित और विचारों के संबंधित बात करते हैं। इसमें ये दो ऑप्शन तो होंगे। ठीक है, बात रही ए और सी की, या तो ये दोनों ऑप्शन माने जाएंगे, क्योंकि जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उनके अंदर भी जो ग्रंथियां होती हैं वो ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं, संवेगों पर नियंत्रण करती हैं। ध्यान रखना। ठीक है, और एक तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के अंदर भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, नर्वस सिस्टम होता है अपने अंदर, वो भी होती है। या तो ये पोर्ड इस क्वेश्चन को डिलीट करेगा, आप रिट भी लगा सकते हो। अगर डिलीट नहीं करेगा तो दोस्तों इसका ज्यादा स्टिक आंसर है, वो तंत्रिका तंत्र माना जाएगा। क्यों माना जाएगा सर तंत्रिका तंत्र, क्या कैस होते? क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, उसके अंदर हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, वो मुख्यतः संवेगों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। अब उस हिसाब से तंत्रिका तंत्र जिसने कर रखा है, अंतःस्रावी तंत्र जिसने कर रखा है, आप ये मान के चलो इसका आंसर अगर फाइनल आंसर क्या आएगी उसमें देखना पड़ेगा। आई होप कि क्वेश्चन क्या होगा, या तो दोनों आंसर माने जाएंगे या इसका इस प्रश्न को डिलीट किया जाए। ठीक है, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? तो एक्स्ट्रा जो कॉग्निटिव जो लोड होता है वो, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? भी आप ओवरलोड हो गए। ठीक है, दिमाग पर लोड ले रहे हो, वो तैयारी कर रहे हो, किसी चीज का लोड ले रहे हो। लोड क्यों ले रहे हो? अभी देखो तो, लोड नहीं लेना है, भी थर्ड ग्रेड की ढंग से तैयारी करनी है। देखो, अपर्याप्त पृष्ठभूमि, आपकी पीछे की जो पृष्ठभूमि रही है उसका इतना आपके कॉग्निटिव जो लोड है उस पर इतना कोई इफेक्ट नहीं डालता वो। खराब रणनीति और विचलन, हाँ भी आप इधर इधर विचलित हो जाते हो, आपकी खराब रणनीति है। कभी आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, कभी सेकंड ग्रेड ही कर रहे हो, कभी फर्स्ट ग्रेड ही कर रहे हो, कोई क्या देशबियां कर रहे हो, विचलित हो रहे हो पूर्णतः। हाँ, ये आपका क्या हो सकता है, ये जो एक्स्ट्रा जो कॉग्निटिव जो लोड है उसका कारण क्या हो सकता है, ये खराब रणनीति और विचलन होता है। कार्य की आंतरिक जटिलता, ये भी हो सकता है, पर इससे ज्यादा उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा, बी इसका आंसर ये माना जाएगा, क्योंकि यहाँ कारण न पूछकर मुख्य कारण पूछा हुआ है, उदाहरणों की अधिक मात्रा, ये तो होगा ही नहीं। कन्फर्म इसका आंसर बी को राइट माना जाएगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन के अनुसार, मैंने देखो आपको रिट जब प्री हुई थी उससे पहले मैंने एक पीडीएफ उपलब्ध भी करवाई थी। कुछ बच्चों के रिक्वायरमेंट थी कि सर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी इतनी दमदार है नहीं, तो कुछ शॉर्ट में आप कंटेंट उपलब्ध करवाओ जिसको पढ़कर हम रिट पास कर लें। तो मैंने ये आपको सिद्धांत, एक तो विकास और बाल विकास वो उसके बारे में बताया था, वातावरण और जो विकास की जो भूमिका उसके संबंधित बताया था आपको। एक नंबर तो मैंने ये सिद्धांत में आपको एरिक्सन का सिद्धांत भी बताया था। ठीक है, और दूसरा जो सिद्धांत बताया था वो जीन पियाजे का सिद्धांत बताया था।
ठीक है। और इसके अलावा मैंने विकास और वृद्धि में अंतर और विकास के सिद्धांतों के बारे में बताया था। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि बाल विकास के अंदर इतना ही पढ़ लेना और यहाँ से प्रश्न आए। समायोजन की जो युक्तियां हैं उनके बारे में बताया था। जहां जहां से आपको बताया है, टोलमेन के बारे में बताया था, टोलमेन का क्वेश्चन आ रखा है भी, ठीक है। क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, आप कभी उठा के देखना भी कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी की बुक। आप चीज को किसी से भी पढ़ लेना, मैं ये नहीं कहता, पर आप एक बार किसी से भी पढ़ो, उसके साथ साथ एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। इसमें देखो पहचान और परिणाम की भूमिका, ये पहचान बनाने की जो होती है ना, वो किशोरावस्था के अंदर होती है लालसा, ठीक है। और जो सत्यनिष्ठा एकदम आ जाती है ना, वो बुढ़ापे में आ जाए बेटा ब्रो, 65 वर्ष से अधिक, ठीक है। और ये जो आता है ना, स्वायत्ता बनाम लज्जा और संदेह की अवस्था आती है, ये आती है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में आती है। आत्मीयता बनाम एकांतता, ये आती है 20 से 45 वर्ष की उम्र में आती है। मिलान कर लीजिए भी, फर्स्ट में 3 नंबर होगा, ठीक है, सेकंड में 4 नंबर होगा, फर्स्ट में 3 नंबर, सेकंड में 4 नंबर, और थर्ड में 1 नंबर होगा, थर्ड में 1 नंबर, फोर्थ में इसका आंसर राइट हो जाएगा। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्य या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता कहलाती है। ध्यान रखना, इसमें संवेगों का दमन नहीं किया जाता बच्चों को, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ये कैथेरेसिस है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। ये रेचन जो विधि है ना, इसकी क्या होगा राइट आंसर। उसके बाद में ये गिलफोर्ड का मैंने बताया था, है ना, कि गिलफोर्ड वाला बढ़िया बुद्धि का जो सिद्धांत है उसमें एक तो गिलफोर्ड वाला पढ़ के चले जाना, और एक बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ के चले जाना। एक शिफ्ट में यहाँ से आ गया, एक शिफ्ट में वहां से आ गया। अरे यार डेट का तो एक्सपीरियंस है भी, साइको को भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, जी लगा के पढ़ा है। तो अब यहाँ तो बेरो पढ़ने लग गया गठों पर्सन के टाइप को क्या पर्सन पूछ, ये तो कन्फर्म है। आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपको ये आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन गाँव में पूछे जाते हैं। कई बार कहते हैं ना कभी तो एक में सिलेक्शन हो गया, सारिया में हो गया, कि उसको ये पता चलने लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन तरीके से पूछ। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत ये प्रच्छन अधिगम की बात कर रहा है। अगर ये आपके समझ में नहीं आए तो लेटेंट लर्निंग, ये तो आपको पता है टोलमेन ने दी थी। जो लेटेंट लर्निंग है वो इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करो। और मैंने जो आपको रणनीति बताई थी रीट की, उसमें ये भी कहा था कि पूरे पेपर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आप इंग्लिश वर्जन देखते हो तो आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेटेंट लर्निंग के बारे में टोलमेन ने बताया था। टोलमेन ने ये कहा था कि बिना पुरस्कार और पुनर्बल के भी सीखा जा सकता है, ये ध्यान रखना, ये इसका करेक्ट आंसर। सलक जो संकल्पना मानचित्र बोलते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग बोलते हैं, शिक्षकों की किस प्रकार की मदद करता है। अभी पहले कुछ रणनीति बनाई जाती है ये जो कॉन्सेप्ट मैपिंग के तहत। तो इसमें देखो, उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करता है अध्यापक, सही बात है। शिक्षण समय को कम करना, ये नहीं है। छात्रों के लेखन कौशलों को बढ़ाना, लेखन के संबंधित पाठ्य योजना को समाप्त करना नहीं। क्या तो इसका ये आंसर क्या होगा, ये पॉजिटिव आंसर है, यही होगा। वृद्धि और विकास के दो प्रमुख कारण, ये तो पता ही है आपको, परिपक्वता और अधिगम। बुद्धि एक समुच्चय और सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। दोस्तों ये जो परिभाषा पूछी हुई है समायोजन की, ये एनसीईआरटी बुक से पूछी हुई है। ये वेसलर की परिभाषा दे रखी है, वेसलर की परिभाषा एनसीईआरटी बुक के अंदर 3-4 परिभाषा दे रखी है, मेरी तो पढ़ी हुई है भी। तो ये वहां से परिभाषा पूछी हुई। एनसीईआरटी से प्रश्न, खूब एनसीईआरटी से प्रश्न है, ऐसे अप्लाइड प्रश्न आते हैं तो आप सोच लो भी, एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 29 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया को उल्लेख। ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित होती है, ये ध्यान रखना। अनुभवजन्य जो अधिगम होती है ना, वो ज्ञान की रचना में इसकी जो भूमिका, मुख्य भूमिका होती है, वो केवल अनुभव और प्रावर्तन पर नहीं होती, केवल सिद्धांत और अभ्यास पर नहीं होती, अनुभव और प्रावर्तित चिंतन पर होती है, ये ध्यान रखना। अनुभव के साथ साथ चिंतन की भी आवश्यकता होती है। ये जो प्रावर्तित चिंतन होती है, इनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये से आगे देखते हैं, ये समायोजन के संबंधित जो युक्तियों का प्रश्न है भी, ये नकारात्मकता, नेगेटिविटी, ठीक है। एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करता है और दूसरों के सुझावों को स्वीकार करने में मजबूत और अतार्किक
प्रतिरोध विकसित करता है। क्या करता है? अतार्किक प्रतिरोध विकसित करता है। तो उसको ये डायरेक्ट मिल जाएगा अभी। आक्रामकता, ये मैंने पढ़ देखा है, ये प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे ये। ठीक है? युक्ति जो युक्तिकरण है वो आपने पढ़ा है ये भी। ठीक है? एक व्यक्ति अपने विश्वास और कार्यों को उन कारणों के माध्यम से उचित ठहराता है, ठीक है ना, उचित ठहराता है, जो प्रेरित या सक्रिय करने वाले नहीं होते। ये क्या होते हैं? युक्तिकरण के अंदर आता है। युक्तियों को मैंने कहा था बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार प्रश्न आता है अभी। तो ये ए से डायरेक्ट ही मिल जाएंगे ध्यान। इसके बाद में एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए सीसी बोस विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में एकाडमिक कार्यक्रम में एकाडमिक एकेडमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित किए जाते हैं? विशेष शिक्षा आपको पता है भी, इसके लिए भारतीय पुनर्वास परिषद ये करवाती है। स्पेशल बीएड और स्पेशल बीएसटीसी यही करवाती है ना। ठीक। निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही वर्णन करता है? अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली हो। गैंगस्टर की औलाद गैंगस्टर न होनो। ठीक है, ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है। यदि कोई विद्यार्थी स्थानीय बुद्धि संपन्न है, स्थानीय बुद्धि के बारे में आपने पढ़ा होगा भी, ये स्थानीय बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत। अरे यहाँ भी आ गए बहुबुद्धि का सिद्धांत। गिलफोर्ड बहुबुद्धि, दो ही सिद्धांत बताए थे मैंने, पढ़ के चल आ सकता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत आपके सिलेबस में अलग से दे रखा था, गिलफोर्ड वाला एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा। ठीक है ना। तो ये स्थानिक बुद्धि होती है, वो चित्रकार के अंदर होती है, इंजीनियर के अंदर होती है, वास्तुकार के अंदर होती है। का बी आंसर क्या होगा? राइट होगा। दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितनी निःशक्तताओं को शामिल किया गया? 21 को किया गया, ध्यान रखना। पूर्वजों क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा किए जाने वाला निर्णय कौन सा नहीं है? प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। तो ये ध्यान रखना, विद्यार्थी का जो मूल्यांकन होता है ना, वो पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर होता है, ध्यान रखना, प्री के अंदर नहीं होता। का राइट आंसर क्या होगा? सी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैनफोर्डिन का क्या कार्य है? सहारा प्रदान करते हैं बच्चे को। पहले छात्राओं को कार्यों के स्वतंत्र प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी सहायता की जाती है, ध्यान रखना। एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना। वाह क्या बात है, कई तो मर्जी है भी पूरी। पापा चक्रा दंग पढ़ने हाथ को सॉरी कोई देगी जागो नहीं, तो पापा जल्दी कहेगा दूसरों को पापा का उनको टापर ने टॉफी कितनी खुआ ली उसे। ठीक है, एक बच्चा है अपने समान दिखने वाले को सभी को क्या कहता है? पापा कहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एसिमिलेशन होता है, ध्यान रखना। इसका डी आंसर क्या होगा? सही हो। सृजनात्मक की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी सही नहीं है? ये ध्यान रखना। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांश बच्चे गलत करके आते हैं। और जिसने सृजनात्मकता को बढ़िया तरीके से पढ़ा है, एक बार आप पीछे जाकर वीडियो जाकर देख सकते हो। मैंने तीनों में, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक में, आपको यही कहा था कि एक तो जो जो निःशक्त जो बालक होते हैं, विकलांग होते हैं पैरों से, ठीक है ना, विशिष्ट बालक होते हैं, वो आपको पढ़ के जाने हैं। और एक सृजनात्मक बालक, दो बालकों को। सृजनात्मक बालक से ये प्रश्न आ गया है अभी। उसकी विशेषता कौन सी है? देखो, सृजनात्मकता साहसी और खुली सोच है। ठीक है, ये बात सही है। सृजनात्मक में अहम की भागीदारी होती है। अहम की भागीदारी होती है। एक बार इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए भी, अहम की भागीदारी मेरे हिसाब से तो नहीं। सृजनात्मकता को बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता। हाँ भी, ये बात सही है कि सृजनात्मकता को बुद्धि से अलग नहीं दे सकते हम। यानी क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सृजनात्मकता और बुद्धि का क्या होता है? आपस में रिलेशन होता है। सृजनात्मकता एवं विद्यालयी उपलब्धि परस्पर संबंधित होती। हाँ ठीक है, विद्यालय के संबंधित होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी आंसर होगा, राइट होगा। सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका, साइंस में पढ़ा होगा रे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। यूरेका यूरेका कहकर मैंने पा लिया, ठीक है ना, खोज लिया। तो ये क्या होता है? एल्यूमिनेशन होता है, ये पा लेना, प्रबोधन के। निम्नलिखित में से कौन सी शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना और व्यक्तित्व के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में परिलक्षित नहीं होता है और इसका प्रेक्षण सिद्ध नहीं किया जा सकता? ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें जो है ना, इसका राइट आंसर होगा मूल शील गुण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है? रटा मारने को बढ़ावा देना,
ज्ञान को विद्यालय के बाहर ज्ञान से जोड़ जीवन से जोड़ना, ये राइट आंसर होगा। और एनसीएफ तो मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, ठीक है, वहां भी यही कहा था कि आपको जो पॉजिटिव आंसर लगे ना वो डायरेक्ट उस पर टिक कर देना। ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री दुविधा क्या है? तो ज्ञान संरचनात्मकता का मतलब है बच्चे खुद ज्ञान का क्या करे, रचना करे, संरचना करे। कक्षाओं में, ऐसी कक्षाओं में जहां बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, शिक्षकों के लिए कौन सी दुविधा का सामना करना पड़ता है उनको? छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना, हाँ ठीक है। साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना, ये ध्यान रखना, विषय अनुशासन के प्रति क्या रहते हैं, निष्ठावान रहते हैं, कि अपने हिसाब से करते हैं सारा सिस्टम, अव्यवस्थित होते हैं, एक बार इसको छोड़ते हैं ऑप्शन को, ये हो सकता है इसका आंसर। कक्षा में सांस्कृतिक विधियों को संबोधित नहीं करना, ठीक है, ये तो कोई मुझे ऐसी दुविधा नहीं लगी कि बच्चे ऐसा थोड़ी है कि ये जो ज्ञान संरचना वाले वालों के हैं वो संबोधित नहीं करते सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, ये तो आंसर होगा भी नहीं। माता पिता संरक्षण के साथ अधिकार पर बातचीत करना, ये भी कोई इसका कोई लॉजिकल ऑप्शन नहीं है। सहयोगात्मक शिक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसका जो राइट आंसर है वो ए ही आंसर सही माना जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये जो आगे वाली लाइन दे रखी है, साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना, ये निष्ठावान रहते हैं भी, अपने हिसाब से पूरा सिस्टम करते हैं, तो इसका राइट आंसर एक क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है उसका शैक्षिक अनुप्रयोग कौन सा नहीं है? भी कभी भी अपने प्रयासों का उपलब्धि प्राप्ति तक समर्पण नहीं करना, ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता और उसकी व्यक्तिगत शक्तियों तथा सीमाओं के अंतर्गत रहकर करना, विकास की विशिष्ट अवस्था के अनुसार शैक्षिक अनुभवों को योजनाबद्ध करना, और विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना। ये नेगेटिव वॉइस यहाँ निकल के आती है भी, अपर्याप्त व्यवस्था करना। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो भी, और लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। इस शिफ्ट के जितने भी जो पेपर हैं, साइंस हो मैथ हो, वो तो मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा संस्कृत हिंदी सारे की आंसर की क्या आपको अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना, शाम तक। और एकदम पूर्णतः ऑथेंटिक आंसर की मान के चलना है इनको, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण और पश्चात परीक्षण एकल समूह प्रारूप में क्या आशय, ये अलग से कोई प्रश्न उठ के आया है भी, आज तक तो कभी मैंने ऐसा कुछ प्रश्न पढ़ा नहीं था। फिर भी आपको तुक्का लगाना है, अगर लॉजिक से अगर आप प्रश्न को करते हो तो इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा। एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार करने से पहले, उपचार करने के बाद में, ये पूर्व परीक्षण और पश्चात परीक्षण की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, ये आप करके आ सकते। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? नकारात्मक रूप से, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषाई विकास को, ध्यान रखना, भाषाई विकास कहाँ होता है? एकल परिवार में होता है या संयुक्त परिवार में होता है? कभी ध्यान रखना, संयुक्त एकल परिवार में कभी बच्चे का भाषाई विकास नहीं होता। तो ये आंसर जो परिवार की प्रकृति एकल होना, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर एकल परिवार होगा वहां भाषा का विकास नहीं होगा। अगर आप पूरा संयुक्त परिवार रह रहा होगा, वहां का बच्चा अलग ही माहौल में होगा, उनकी जो भाषा का विकास है वो अलग ही तरीके से होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 28 का आंसर ए राइट होगा। प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव, ये विज्ञान और के संबंधित है। ये विज्ञान और प्रदर्शन कला की प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए ये प्रोग्राम क्या किया जाता है, किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ये तो आपको पता ही है भी, प्रक्षेपी है, प्रक्षेपी परीक्षण अंतर देख के चले जाना। 16 व्यक्तित्व है कारक प्रश्नावली, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने ये आंसर की आपने देख ली होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अपने ऐप से भी जुड़ जाइए, वहाँ आपको जो साइको की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और आगामी जो इस शिफ्ट की जो आंसर की हैं, जैसे हिंदी संस्कृत, वो भी आपको अपलोड कर दी जाएगी। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।